मैनेजर प्रे को साथ में उनका स्टाफ पाओलो कल उन्हें किस किस के एशेस हैंड ओवर करने हैं वही डिस्कस कर रहे थे दोनों। ऐसे में काम करते करते ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे तो प्रे को पाओलो से कहता है जल्दी से सब कुछ रैप अप करने के लिए। पाओलो भी चला जाता है एशेस भरे कंटेनर्स को उनके शेल्फ्स पर रखने के लिए, लेकिन वहां जाते ही कुछ अजीब हरकतें होने लगते हैं उसके आसपास। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास वाले कमरे में रखे कॉफिन में एक डेड बॉडी अपने आप ही उठकर बैठ जाती है, मगर पाओलो उसे नोटिस नहीं करता। लेकिन दूसरे ही पल जब उसके पीछे किसी के फुटस्टेप सुनाई देती है उससे पाओलो को झटका जरूर लगता है। उसे फील होता है कोई अभी अभी उसके पीछे से भाग कर गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो होता है वैसा कुछ पाओलो ने अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे अचानक ही लगता है उन कंटेनर्स का पूरा शेल्फ ही कांप रहा है इतने जोर से कि सारे कंटेनर्स नीचे गिर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल सब कुछ ठीक भी हो जाता है और पाओलो देखता है शेल्फ के पीछे छुपे अंधेरे से दोनों हाथ बाहर निकलकर एक कंटेनर को जकड़ रहा है, ऐसे दावा कर रहा है कि ये उसका है। बट अगेन दूसरी बार वो हाथ कहीं गायब हो जाते हैं और पाओलो को लगता है ये उसका भ्रम है, उसके आंखों का धोखा है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ उसका इमेजिनेशन था या फिर किस अनहोनी का संकेत? ये सीन यहीं पर एंड हो जाती है और अगले सीन में हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। हम मिलते हैं एक यंग एंड एम्बिशियस लड़की मिया से, जो थी तो बेसिकली इटालियन लेकिन काम के सिलसिले में पिछले कुछ सालों से न्यूयॉर्क में रह रही थी। इस दुनिया में अपना कहने लायक बस एक ही इंसान था उसके पास, उसके डैड रेमंड, जो कि अभी भी इटाली में ही रह रहे थे अकेले उनके फैमिली हाउस में। अब ऐसा नहीं था कि मिया को अपने एजिंग डैड की परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे उनसे दूर होना ही पड़ा था। एक्चुअली उसके माँ की मौत के बाद मिया के लिए उस घर में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था। वो ना सच्चाई को एक्सेप्ट कर पा रही थी ना सिचुएशन से कोप अप कर पा रही थी। ऐसे में लिटरली भाग आई थी वो उस घर से। हाँ, उसे पता था ये उसका बहुत सेल्फिश एक्ट था, उसे अपने डैड को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। वो भी एक बहुत बड़े लॉस से गुजर रहे थे तो उन्हें भी कंपनी की जरूरत थी, मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन मिया से वो हो नहीं पाया, खुद को संभालने की हालत में ही नहीं थी वो। इनफैक्ट न्यूयॉर्क आने के बाद वो फिर कभी उस घर में लौट ही नहीं पाई। इधर उसका काम का प्रेशर भी बढ़ता ही चला गया, जिससे हुआ ये कि उसका उससे डैड से कांटेक्ट धीरे धीरे फीका पड़ता गया। हाँ, वो साल में 2-4 बार आ जाते थे न्यूयॉर्क अपने बेटी से मिलने, लेकिन ओवर फोन उनकी बातचीत काफी कम होती थी। मिया को वक्त ही नहीं मिलता था। तो ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मिया को अपने करियर में फाइनली एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल चुका था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन इसी बीच एक दिन एक कांड हो जाता है। वो जब अपने अपार्टमेंट में सो रही थी तो देर रात अचानक एक सपना आता है उसे। सपने में वो अपने डैड को देखती है जो उसे बुला रहे थे, लेकिन उनका चेहरा वो बहुत ही भयानक दिख रहा था, ऑलमोस्ट डिमोनिक। उन्हें देखकर डर के मारे तो मिया की नींद ही टूट जाती है। वो समझ नहीं पाती आखिर उसने ऐसा सपना देखा ही क्यों, क्या मतलब उस सपने का। अपने अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस कर रही थी मिया। ऊपर से जब उसी दिन उसे अपने डैड के दोस्त से कॉल मिलता है और उसे पता चलता है कि एनेरिज्म के कारण उसके डैड की मौत हो चुकी है, तब तो जोर का झटका लगता है उसे। अंदर तक हिल जाती है मिया। उसे एहसास होता है इस पूरी दुनिया में वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। नाउ बैक टू प्रेजेंट, हम मिया को इटली के उसी क्रेमेटोरियम में देखते हैं जिससे इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। प्रेगो उसे उसके डैड के एशेस हैंड ओवर करता है और इस मामले में इटालियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी अलर्ट करता है। कहता है वो ना इस कंटेनर को खोल सकती है ना इन एशेस को कहीं स्प्रेड कर सकती है। उसे इन्हें प्रॉपर्ली बरी करना होगा और वो भी गवर्नमेंट से परमिशन मिलने के बाद। वो लोग रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं, लेकिन अप्रूवल के लिए उसे कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। अब मिया को ये सारे रूल्स ऑलरेडी पता था। अपने माँ के फाइनल रिचुअल्स भी तो उसी ने पूरा किया था, लेकिन इस बार ये कुछ दिनों का इंतजार उसके लिए और भी ज्यादा पेनफुल होने वाला था, क्योंकि इस बार उसका गम बांटने वाला और कोई नहीं था। मिया अपने डैड के एशेस को लेकर उनके घर जा पहुंचती है, जिसमें सालों बाद वो कदम रख रही थी। काफी खाली सा लग रहा था उसे सब कुछ। घर के हर कोने में रेमंड की चीजें बिखरे पड़े थे, उसके कपड़े, जूते, ब्लैंकेट, उसकी फोटोज और उसकी फेवरेट रेड वाइन की बॉटल्स। सब कुछ हर तरफ बस यादें ही यादें थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और अभी लौट आएंगे। मिया के लिए इन सबसे डील करना आसान नहीं था। हजारों इमोशंस चल रहे थे उसके दिमाग में। ऐसे में सबसे पहले जो वो करती है वो है अपने माँ की एक पेयर ऑफ इयररिंग्स उठाकर अपने डैड के उस एशेस वाले कंटेनर में रख देती है, ताकि मरने के बाद भी वो लोग एक साथ रह सके। लेकिन ऐसा करते हुए वो भूल जाती है कि उस कंटेनर को खोलना मना था। क्यों? उसका जवाब उसे अगले ही पल मिल जाता है, जब मिया को घर में अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है। जाने अनजाने में बहुत कुछ हो रहा था उसके चारों तरफ, जिसकी शुरुआत होती है फ्रंट डोर के ओपनिंग से। उस रात जब मिया अपने कलीग से बात कर रही थी तब अचानक ही उसे एक बैंगिंग की आवाज सुनाई देती है। इनफैक्ट उन दोनों को ही। चेक करने पर मिया को पता चलता है घर का फ्रंट डोर खुला रह गया है और वही हवा में बार बार टकरा रहा है, जबकि वहाँ कोई हवा चल ही नहीं रहा था। ऊपर से मिया जैसे ही उन डोर्स को बंद करने जाती है उसे ऐसे डिल्यूशंस हो रहे होंगे, मे बी उसे नींद की जरूरत है। लेकिन उसे नींद तो आ ही नहीं रही थी, इसलिए वो अपने डैड के वाइन बॉटल में से थोड़ा सा वाइन पीकर सो जाती है। लेकिन पूरी रात रेस्ट लेने के बाद भी जब वो अगले दिन सुबह उठती है और पैकिंग करने बैठती है, तब भी उसके साथ कुछ ऐसे हादसे होने लगते हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था। जैसे जब वो रेमंड के कपड़े पैक कर रही थी तब उसने अपने हाथों से उनकी रोप एक बॉक्स में डाला था, लेकिन दूसरे पल वो मिया को हैंगर पे दिखता है। फिर जब वो लिविंग एरिया पे जाती है तो उसे दिखता है वाइन ग्लास कंप्यूटर के सामने पड़ा है, जबकि उसने कल रात ही खुद उसे साइड टेबल पर रखा था। उसे पक्का याद है। अब ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो तो फिर भी ठीक था। मिया खुद को दिलासा दे पा रही थी कि जरूर वो ही गलत समझ रही होगी, वो ही भुलक्कर है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो इतना ऑफी है, तब वो एक ग्लास से पानी पीकर उसे अपने राइट साइड में रख देती है। लेकिन फिर जब कुछ देर बाद वो ग्लास को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसे वो ग्लास अपने लेफ्ट साइड पे मिलता है। इस बार भी मिया को लगता है जरूर उसी ने लेफ्ट साइड पर रखा होगा। लेकिन जब कुछ देर बाद वो लेफ्ट साइड पे ग्लास को ढूंढती है, उसे वो ग्लास कहीं मिलता ही नहीं, ना उस टेबल पे, ना साइड टेबल पे, ना कहीं और। कंप्लीटली गायब हो चुका था वो ग्लास।
उधर ठीक उसे तो वो आवाज को फॉलो करके बेडरूम में जा पहुंचती है और दरवाजा खोलती ही देखती है उसके डैड का रोब फिर से हैंगर पर लटक रहा है, ऐसे अभी अभी किसी ने उसे पहना था। फिर दूसरे पर वहां से गायब भी हो जाता है। मिया की आंखों के सामने मिलता है बॉक्स के अंदर जहां मिया ने उसे पैक किया था, लेकिन इस बार उस रोब के अंदर एक फोटोग्राफ भी थी, वही फोटोग्राफ जो मिया ने बाकी फोटोग्राफ्स के साथ अपने हैंडबैग में रखा था। मिया को तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, आखिर हो क्या रहा था ये सब उसके साथ। उधर ठीक इसी वक्त कहीं से वो ग्लास भी आकर गिरता है जमीन पर, एग्जैक्टली उसी टेबल के नीचे, मगर वो तो वहां था ही नहीं। टेंशन में मिया की हालत काफी खराब हो चुकी थी। एक तरफ उसे डर लग रहा था तो दूसरी तरफ उसे ये भी फील हो रहा था कि शायद उसके डैड की आत्मा उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे होंगे, पर क्या, वो कैसे पता चलेगा उसे। मिया ऑनलाइन पता करने की कोशिश तो करती है लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो फाइनली वो पुरानी वीडियोस देखने बैठ जाती है, उसके बचपन की वीडियो, उसके ग्रेजुएशन की वीडियो, और उन्हें देखते देखते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। न उसे पता चलता है कि जब वो नींद में थी तब कोई आया था कमरे में उस पर कंबल ओढ़ने के लिए। कुछ देर बाद उसकी नींद टूटती है रेमंड की आवाज से जो टीवी से आ रही थी। टीवी पर वीडियो अपने आप ही स्टार्ट हो गया था और उसमें रेमंड बार बार मिया को उनकी तरफ देखने के लिए कह रहे थे। मिया के जागते ही टीवी अपने आप बंद हो जाता है और फिर उसकी नजर पड़ती है उस कंबल पर। उसे समझ नहीं आता ये यहाँ कैसे आया। वो सोफे से उठकर इधर उधर देखने लगती है तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे कंबल के नीचे कुछ है, लेकिन दूसरे पल सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है। इस सबसे मिया बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड फील करने लगी थी, तो वो डायरेक्टली अपने डैड से पूछती है कि क्या वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसे डायरेक्ट कोई जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन जब वो आंखें बंद करके जवाब का इंतजार कर रही थी तभी कोई आकर उसके बालों को बांध कर चला जाता है, एक्जैक्टली उसी तरह जिस तरह से रेमंड बचपन में मिया में नहीं हो सकता। वो ओवरथिंक कर रही है, वो अभी तक अपने डैड की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, इसीलिए हर तरफ उनका प्रेजेंस फील कर पा रही है। ये बस उसके दिमाग के ऊपर है और कुछ नहीं। मिया को भी ऐसा ही लग रहा था, तो वो और इस बारे में नहीं सोचती, इंस्टेड अपने डैड के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। तभी एक बहुत अजीब काम करती है, वो उनके नंबर पे मैसेज भेजती है आई लव यू लिखकर। उसे पता था इसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बट स्टिल उसका मन कर रहा था उन्हें कहने को, तो उसने लिख दिया था। मैसेज डिलीवर्ड भी हुआ। मिया को उनके फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मिया ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। उसने देखा उसके डैड का फोन ऑनलाइन हो चुका है और उसमें टाइपिंग दिखा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ देर बाद अगले ही पल मिया को अपने पीछे से विस्परिंग सुनाई देती है और सामने दिखाई देते हैं उसके डैड। उनके चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल थी, एक्जैक्टली उस सपने की तरह। तो क्या ये भी एक सपना है? शायद हाँ, क्योंकि जब उनके चीख से मिया का होश लौटता है वो जैसे एक ट्रांस से बाहर आती है और देखती है उसके सामने तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल खाली कमरा है। ना क्लोजेट का डोर खुला हुआ है और ना ही उसके फोन पे कोई मैसेज आया है। मतलब वो सब कुछ ही सपने में देख रही थी। लेकिन क्या कोई जागते हुए भी सपना देख सकता है? मिया को इसका जवाब पता नहीं था, लेकिन वो इतनी श्योर हो चुकी थी कि उसे एक ब्रेक चाहिए। तो वो कुछ देर के लिए सामने वाले कैफे में चली जाती है और वहां से मुलाकात होती है इगोर की। एक्चुअली ये दोनों पहले भी मिल चुके थे उस क्रिमेटोरियम में। इगोर वहां गया था अपने माँ के एशेस कलेक्ट करने। दोनों बात करते तो हमें पता चलता है इगोर की माँ ने सुसाइड करी थी और उसके लिए वो अभी तक खुद को जिम्मेदार मानता है। उसके दिल में एक गिल्टी फीलिंग है, उन्हें टाइम ना दे पाने का गिल्ट, हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में उन्हें पीछे रखने का गिल्ट, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेने का गिल्ट, एक्जैक्टली मिया की तरह। मिया को उससे बात करके काफी अच्छा फील होता है, लेकिन उसके जाते ही फिर से वही अनईजीनेस घेर लेता है उसे। पहले तो अपने कॉफी मग पे उसे बेस्ट डैड एवर लिखा हुआ दिखता है, जबकि असल में तो वहाँ हैव अ गुड डे नहीं निभाया, या इसलिए कि वो आखिरी समय उसके साथ नहीं थी या बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। तो वो फिर से एक बार माइकल से डिस्कस करती है और इस बार तो माइकल को भी रेमंड की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उस एशेस वाले कंटेनर के अंदर से आ रही थी और उसके पास जाते ही घर का लैंडलाइन भी बजने लग जाता है, जबकि उसका प्लग तो निकला हुआ था। मिया जैसे ही कॉल को रिसीव करती है उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है, दिस टाइम मोर क्लियरली। वो उससे मदद मांग रहे थे, लेकिन मिया कुछ समझ पाए इससे पहले वो कॉल कट हो जाता है और उसे अपने पीछे रेमंड की आत्मा नजर आती है जो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर दूसरे पर वो कहीं गायब हो जाते हैं और मिया को फील होता है पूरा घर ही जैसे उस पर टूट पड़ेगा। भले अगली पल सब कुछ नॉर्मल भी दिखता है मिया को, लेकिन वो और यहाँ सेफ फील नहीं कर रही थी, डर लगने लगा था उसे। तो वो बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहीं पर उससे मिलने आती है ग्लोरिया। बताती है वो उसके डैड को जानती थी, उनके मरने से कुछ दिन पहले ही वो ग्लोरिया के पास गए थे उसकी मदद मांगने। अब मिया इस औरत को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि उसने इसे कैफे में भी देखी थी। अजीब तरह से घूर रही थी वो मिया को, ना कुछ बोल रही थी ना पूछ रही थी, बस एक टक देखी जा रही थी उसे। अब इससे तो मिया को अनकंफर्टेबल फील होगा ही ना, लेकिन इस बार उनका बर्ताव काफी नॉर्मल था। वो बहुत ही नॉर्मली ग्रीट करती है मिया को, लेकिन वो उसे जो बताती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो बताती है रेमंड पिछले कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थे, उन्हें कुछ हॉन्ट कर रहा था इस घर में, समथिंग सुपरनैचुरल, समथिंग इविल, और इसीलिए उन्होंने ग्लोरिया को कांटेक्ट किया था। ग्लोरिया एक साइकिक है तो उन्हें उम्मीद थी कि वो उनकी मदद कर सकेंगे। अब इतना कहकर ग्लोरिया थोड़ा रुकती है और मिया से पूछती है क्या उसने इस घर में कुछ महसूस किया है, कोई प्रेजेंस। मिया जवाब दे दो जीते जी तो उसने रेमंड को चैन से जीने नहीं दिया और अभी उसके मरने के बाद भी उसके सोल को तड़पा रहा है। और मिया ने उस एशेस वाले कंटेनर को ओपन करके उन दोनों को ही रिलीज कर दिया है। उनका रेमंड अभी भी उसके कब्जे में है, इसीलिए ही तो मिया को उसकी आत्मा डिमोनिक लगी थी। वो मिया को डराना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे वार्न करने की कोशिश कर रहे थे जब से वो इस घर में आई है तब से, और साथ में मदद की पुकार भी लगा रहे थे अपने बेटी से। एक्चुअली रेमंड के लोनलीनेस का फायदा उठाकर ही उस डीमन ने खुद को अटैच किया था। अभी अगर वो आजाद नहीं हो पाया तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी और वो हमेशा के लिए इसी डीमन के साथ रह जाएंगे उसकी दुनिया में। उन्हें कुछ भी करके रेमंड की मदद करनी होगी, लेकिन कैसे? ग्लोरिया जितनी बार रेमंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी वो एंटिटी बीच में आ रहा था एंड एट लास्ट वो उसे दिखाई भी देता है, हमला कर देता है वो ग्लोरिया पर। जैसे ग्लोरिया को रियलाइज होता है इससे तो वो पहले भी मिल चुकी है।
उस पर भी हावी होने की कोशिश करी थी इस एंटिटी ने, और उससे लड़ने के लिए ग्लोरिया को उसकी दुनिया में भी जाना पड़ा था। वहाँ हजारों दरवाजे थे और उनके अंदर कैद थे उसके हजारों विक्टिम्स। उसने अपने आंखों से देखा था कैसे उन सोल्स को तड़पा रहा है वो डीमन, कैसे उनसे फीड कर रहा है। उस वक्त बहुत मुश्किल से उसे धोखा देकर ग्लोरिया ने उसे उसी की दुनिया में बंदी बनाकर भाग निकली थी। पर वहां से वो डीमन आजाद कैसे हुआ, कैसे रेमंड उसके जाल में फंसे, उसके बारे में ग्लोरिया को कोई आइडिया नहीं। अभी तक रेमंड का फ्यूनरल नहीं हुआ तो अभी भी उसके आजाद होने के चांसेस है, अभी भी फ्री हो सकता है उस एंटिटी के कब्जे में से। लेकिन उसका बस एक ही उपाय है, मिया को उस एंटिटी के दुनिया में जाना होगा, सिर्फ वही अपने डैड को बचा सकती है। लेकिन इस पॉइंट पे ग्लोरिया उसे वार्न भी करती है कि ये एंटिटी बहुत ही शक्तिशाली है, उससे लड़ना आसान नहीं होगा, वो मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। मिया को बहलाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो, मिया को बहुत ही अलर्ट मदद नहीं कर पाएगी वहाँ। साथ में उसे कुछ रूल्स भी समझा देती है ग्लोरिया। जैसे वहाँ जाते ही उसे हजारों डोर्स दिखेंगे, उनमें से उसे रेमंड वाले डोर को ढूंढना है और उसे खोलना है, इससे वो आजाद हो जाएंगे। लेकिन वो डीमन फिर उस पर कब्जा ना कर पाए, इसलिए इस दुनिया में लौट कर मिया को उनके एशेस को स्प्रेड भी करना होगा, क्योंकि बड़ी करने से फिर से पोजीशन का चांस रह जाता है। साथ में ग्लोरिया उसे अलर्ट भी कर देती है कि उस दुनिया में उसे किसी से भी बात नहीं करनी, अगर कोई उसे बात करने आए या उसकी मदद करने का दिखावा करे तो वो सभी एक ट्रैप होगा, मिया को उनमें नहीं फंसना। इतना कहकर ग्लोरिया अपने चैंटिंग शुरू करती है और मिया अनकॉन्शियस होने लगती है। फाइनली जब उसकी आंखें खुलती हैं तब तक वो उस डीमन की दुनिया में पहुंच चुकी थी। बहुत ही अजीब थी वो दुनिया, एक बड़ा सा कमरा था जहाँ जमीन पे हर तरफ बस धुआं ही धुआं था। मिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो क्लाउड्स पर चल रही है। ऐसे में उसे सामने एक लड़की दिखती है जो कोई और नहीं वो खुद ही थी। बहुत ही अजीब तरह से बेंट हो रहा था उसका शरीर। फिर अचानक ही वो गायब भी हो जाती है और मिया को अपने सामने दिखाई देती है एक कॉफिन जिसके अंदर उसके डैड थे। जैसे वो उसे छूती है, रेमंड की जगह खुद कैद हो जाती है वो उसके अंदर और पैरों तले आग लग जाती है उसकी। मिया को फील होता है उसका शरीर जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे भी क्रिमेट किया जा रहा है मगर जिंदा। डर के मारे जब उसकी हालत खराब हो जाती है, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, तब अचानक ही वो खुद को वापस उस कमरे में पाती है जहाँ उसका इंतजार कर रहा था रेमंड। नाउ ऑब्वियसली अपने डैड को सामने देखकर काफी खुशी होती है उसे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि ग्लोरिया ने कहा था वो किसी दरवाजे के पीछे होंगे कैद हालत में, तो वो ऐसे खुले में घूम कैसे पा रहे हैं। मगर अगले पल मिया का कंफ्यूजन दूर हो जाता है जब वो देखती है उसके डैड अपना फेवरेट वाइन छोड़कर वोडका पी रहे हैं जो उन्होंने कभी लाइफ में नहीं पिया। अब इससे मिया समझ जाती है ये उसके डैड नहीं हो सकते, ये तो एक छलावा है। लेकिन जैसे ही वो उस एंटिटी को कन्फ्रंट करती है वो उस पर हमला कर देता है, उसे चोट पहुंचाकर डराने की कोशिश करता है। लेकिन मिया भी इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो डट कर सामना करती है उस एंटिटी का, जिससे उसके सामने एक नया रास्ता खुल जाता है, एक दरवाजा। उसके अंदर जाती ही मिया को सामने हजारों दरवाजे दिखते हैं, नीचे से ऊपर तक हर तरफ बस डोर्स ही डोर्स थे। मिया समझ जाती है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी है, यही उस डीमन का डायमेंशन का एंट्रेंस है। अभी बस उसे सही दरवाजा ढूंढना होगा। तो मिया और देर नहीं करती, हर एक दरवाजे के कीहोल से अंदर झांक के चेक करने लगती है वो, और हर एक के अंदर उसे अलग अलग आत्मा नजर आती है जो उस डीमन के हाथों कैद थे, एक्जैक्टली जैसे ग्लोरिया ने बताया था। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद उसे रेमंड का दरवाजा भी मिल जाता है, तो वो उसका लॉक खोल देती है और वो डीमन उन्हें पकड़ पाए इससे पहले उन्हें लेकर भागने में कामयाब भी हो जाती है। एट लास्ट रेमंड को मुक्ति मिल चुकी थी, तो वो अपने आफ्टर लाइफ के जर्नी पे निकल पड़ते हैं। इधर ग्लोरिया भी मिया को वापस बुलाने लगी थी, तो वो भी रियलिटी में जाग उठती है। अब उसका मेन काम खत्म हो चुका था, अभी बस बारी थी तो उन एशेस को स्प्रेड करने की, जो वो अगले दिन ही कर देती है, इस उम्मीद में कि उसके डैड पर और कभी कोई हानि नहीं पहुंच सकेगी। होपफुली एक पीसफुल आफ्टर लाइफ नसीब होगा उन्हें। इस उम्मीद के साथ मिया घर भी लौट आती है और अपना सामान पैक करने लगती है न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए। मगर ठीक तभी उसकी नजर पड़ती है एशेस के खाली पैकेट के पास पड़े एक छोटे से टैग पर, और मिया जब उस टैग को उठाकर देखती है एक जोर का झटका लगता है उसे, क्योंकि वो एक नेम टैग था और उस पर जो नाम लिखा था वो रेमंड का नहीं था बल्कि ग्लोरिया का था। पर कौन ग्लोरिया? वही जिसने मिया की मदद करी या कोई और? और अगर ये ग्लोरिया वही ग्लोरिया है तब तो इसका मतलब वो मर चुकी है ना। मतलब मिया ने अभी तक एक आत्मा से बात करी, लेकिन क्यों, कैसे, कौन है ये ग्लोरिया और क्यों उसकी मदद करी? बहुत सारे सवाल चल रहे थे उसके दिमाग में, लेकिन उनके जवाब के लिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। उनमें से कुछ जवाब उसे क्रेमेटोरियम के लोगों से मिल जाता है, तो कुछ ग्लोरिया खुद आकर रिवील कर जाती है। फर्स्टली उसे पता चलता है क्रेमेटोरियम के लोगों से गलती हुई है, उसके डैड के एशेस किसी ग्लोरिया फर्नीस के साथ एक्सचेंज हो गया है। अब ये ग्लोरिया कोई और नहीं, इगोर की माँ है जिसने सुसाइड करी थी। उन दोनों का ही एशेस सेम डे पर डिलीवर होने वाला था और यहीं पर क्रेमेटोरियम के स्टाफ से गलती हो गई। रेमंड के एशेस चला गया इगोर के पास और ग्लोरिया के एशेस मिया ने अपने साथ घर ले आई। अब यहाँ से बाकी की स्टोरी ग्लोरिया खुद बताती है, लेकिन ये ग्लोरिया तो असल में ग्लोरिया थी ही नहीं, वो डीमन था जिसे मिया ने अपने अनजाने में ही अपने लाइफ में वेलकम किया था ग्लोरिया के एशेस वाले कंटेनर को ओपन करके। हाँ, वो ग्लोरिया के एशेस के साथ ही था, रेमंड के नहीं, क्योंकि वो डीमन कभी रेमंड से अटैच्ड था ही नहीं बल्कि ग्लोरिया के साथ था। ग्लोरिया थी उसकी शिकार, रेमंड नहीं। इनफैक्ट रेमंड को तो वो डीमन जानता तक नहीं था। यहाँ पर एक छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कैसे ग्लोरिया ने उस डीमन के हाथ से बचने के लिए सुसाइड करी थी, और जैसे वो एंटिटी उसके सोल को क्लेम करने आया था उसने उसे उसी के दरवाजे के पीछे लॉक कर दिया था। ये वही स्टोरी थी जो ग्लोरिया ने मिया को बताई थी। ये स्टोरी सच तो थी मगर पूरी नहीं थी। ग्लोरिया ने मिया से ये भी कहा था कि उसे पता नहीं कि वो डीमन उस दरवाजे को खोलकर बाहर कैसे निकला। ठीक यहीं पर उसकी ट्रेचर स्टार्ट हुई। असलियत तो ये थी कि वो कभी बाहर आया ही नहीं था, तब भी कैदी था वो वहाँ, और आजाद होने के लिए ही तो उसने ग्लोरिया का रूप लिया था ताकि मिया का ब्रेन वॉश करके वो मिया से उस दरवाजे को ओपन कर पाए। असली ग्लोरिया की आत्मा तो कभी मिया से मिलने आई ही नहीं थी, वो हमेशा से ही वो डीमन था, और डीमन तो इंसानों के कमजोरियों पर ही पलता है। तो सबसे पहले उसने मिया के वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया, उसका सबसे वीक पॉइंट उसके डैड का रूप लेकर उसे डराया। ऐसा नाटक रचा जिससे मिया ये यकीन करने पर मजबूर हो जाए कि उसके डैड की आत्मा पोजेस्ड है, उन्हें मुक्ति चाहिए। और फिर जब वो हार मानने के कगार पर पहुंच गई, ठीक तभी उस डीमन ने ग्लोरिया का रूप लेकर उसकी मदद करने के बहाने उससे अपना काम निपटा लिया।
अपने अनजाने में ही मिया ने एक डीमन को उसके केज से आजाद कर दिया था। उसकी दुनिया में जाकर उसने जो कुछ भी देखा था वो सब एक माया था। उस डीमन का रचा हुआ एक माया जाल। उसके डैड कभी वहां थे ही नहीं और शायद इसीलिए उसने अपने डैड को इतना आसानी से आजाद कर पाई थी। अब इससे एक चीज तो साबित हो जाती है कि वो डीमन अपने केज में रहते वक्त भी बिल्कुल हेल्पलेस नहीं था। इनफैक्ट तब भी काफी शक्तिशाली था। वो अपने आसपास के लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाता था, कंट्रोल कर पाता था। तभी तो इतना कुछ कर पाया उसने। इनफैक्ट मुझे तो लगता है उस रात क्रेमेटोरियम में पावलो ने जो कुछ भी देखा था वो सब भी इसी डीमन का करतूत था। मे बी उस कंटेनर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था वो। और एक बार जैसे ही मिया ने उसे अपने लाइफ में वेलकम कर ली तो वो उस पर हावी होने लगा एंड अल्टीमेटली उससे अपना काम करवा ही लिया। इवन ग्लोरिया के एशेज को भी बड़े होने नहीं दिया उस डीमन ने, क्योंकि वही तो उसका इकलौता वीक पॉइंट था। उसी से तो अटैच था वो। ऐसे में उसने चालाकी से मिया से उन्हें स्प्रेड करवा दिया ताकि फिर कभी उसे कंट्रोल किया ना जा सके। और बाहर आते ही उसने पहला शिकार किसका किया? मिया का। बेचारी अपने अनजाने में उसके जाल में फंस गई और उस डीमन ने उसके सोल को क्लेम कर लिया। वो खुद को बचा नहीं पाई, ना उससे लड़ने की ताकत बची थी मिया में। अभी वो भी उसके बाकी विक्टिम्स की तरह ही उसकी दुनिया में कैद रहेगी, मुक्ति के लिए तड़पती रहेगी इटर्निटी तक। द एंड। दोस्तों इस कहानी की यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।